है आंसर। कोचिंग तो ऐसे मतलब ओनली मेरा ओनली पूछने का ऐसे वो जो 10,000 रुपये वाला लिया था उन्होंने। मतलब मेरा पूछने का पर्पज है कि इन्होंने जो आंसर लिखे वो देख के लिखे हैं कि अपने माइंड से फ्रेम किया है। शायद दोनों ही। शायद देख के ही लिखा है, वो तो पता लग जाएगा, अभी मैं कॉपी चेक करूँगा तो। ऐसे तो शायद। सर सर्च करते जाएंगे तो कितना ही सर्च कर लेंगे सर। सर्च करने की फिर लिमिट थोड़ी ना रहेगी। हाँ, तो आपकी जो ज़रूरत है उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो तो सर्च कीजिए ना आप। उसमें क्या है भाई, आपको ठीक है। एग्जाम्पल होना चाहिए, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, उसके डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। मेन तो बात वो है ना। चलो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। हाँ, ये तो मैंने बोला भी था उस दिन, ये क्वेश्चन की ये अब मैंने समझाया भी दिया था ये टॉपिक। सभी मानव सुख की, क्या हो गया, पेन क्यों नहीं चल रहा। सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, ठीक है। आपके लिए सुख क्या क्या अर्थ है, ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत करते स्पष्ट कीजिए। अरे मैंने पहले दिन में जब पढ़ाया था, मैं पहले ही बोला था कि एथिक्स में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते इन्होंने क्या लिखा है, जो भी है चाहे कहीं से देख के लिखा, बात वो नहीं है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। आप पहले समझना सीखे, चाहे देख के लिखे, एटलीस्ट आंसर राइटिंग का फॉर्मेट करना सीखोगे, कंटेंट तैयार होगा। देख के लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ ही नहीं सीख रहे हो, तो बहुत कुछ सीख रहे हो, पर हाँ उसमें दिमाग लगाना होता है, ऐसा नहीं कि आप पूरा छाप के आ गए हो। नीति शास्त्र में परिणाम सापेक्षतावाद में सुखवादी विचारधारा में नैतिकता का सार सुख में वृद्धि से लिया जाता है। सुख को शारीरिक सुख और बौद्धिक सुख में विभाजित किया गया है। अब मैं ना शायद देखता हूँ, बताऊँगा जब पढ़ाऊँगा तब। इन्होंने चलो यहीं पे 2 लेवल पे ही डिफाइन कर दिया है, पर ऐसा नहीं है, सुख के बहुत प्रकार होता है, ठीक है। एक आध्यात्मिक सुख होता है, ठीक है, एक शारीरिक सुख होता है, एक मानसिक सुख होता है, ऐसे 4-5 प्रकार होते हैं। और एक वो थे, एक विचारक थे, उन्होंने बताया था, वो देखेंगे अपन जब वो टॉपिक आएगा तब। पर मैं बता रहा हूँ कि उस लेवल का है, अगर आप चाहो तो उससे भी शुरुआत कर सकते थे, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता, ठीक है। पर देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो एथिक्स का ऐसा कुछ ही नहीं कि आप स्टैंडर्ड आंसर लिखोगे और बहुत स्टैंडर्ड होता है, ऐसा कुछ ही नहीं है। सिंपल सा, आप भाई सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। हाँ भाई, मुझे बताइए कोई इस दुनिया में कोई इंसान, मतलब होते होंगे एक आध लोग जो जिनको दुखी, मतलब दुखी पसंद होगा, मतलब होंगे भाई, ये दुनिया बहुत सारी विविधताओं से भरी हुई है। पर मोस्टली जो आप ये लिखोगे, अधिकांश लोग भाई स्वाभाविक सी बात है जो सुख की आकांक्षा ही करते हैं। यहाँ तक भी जो लोग है ना, दुख में भी जो मान के चलो दुखिया चाहते हैं, वो दुख में भी सुखी ढूंढ रहे होते हैं एक तरीके से। वो बस ये कि उनका एक थोड़ा नकारात्मक सुख हो गया वो, ठीक है। अपन एक तरीके देखा जाए तो जो मतलब अपना वो फाइंड आउट करते हैं, वो दुख को ही तो देखते हैं, ठीक है। तो ये चलो ठीक है। तो अपन, मेरा मानना है थोड़ा इसमें और क्लियरिटी ये होना चाहिए, और लेवल का भी होता है, ऐसा नहीं कि शारीरिक सुख और बौद्धिक सुख होता है, बहुत प्रकार का होता है, कोई दिक्कत नहीं, पर ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक है। आप सुखवादी नैतिकता के आधार पर तत्व मीमांसा शरीर मन से निर्मित इन्हीं से के सुखों की प्राप्ति हेतु कार्य करता है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति ही सुख की ओर प्रतीत होती है। इतना कोई लिखने की जरूरत नहीं थी। आपके लिए सुख का क्या अर्थ है, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताइए। मैं अपनी सुख की कल्पना को किसी सुखवादी नैतिकता के आधार पर वर्गीकृत करता हूँ। स्थूल सुखवाद, ये विचार बेंथम ने दिया था, जिसके अनुसार सुख में केवल मात्रात्मक अंतर है, गुणात्मक नहीं। उदाहरण, किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ाई छोड़कर केवल मनोरंजन, पार्टी, आराम से ही सुख खोजना, ठीक है। परिष्कृत सुखवाद, यह विचार मिल ने दिया था, जिसके अनुसार सुख में मात्रा तो गुणात्मक, शारीरिक, मानसिक अंतर भी है, ठीक है। व्यक्ति हमेशा ज़्यादा गुणात्मक गुण का चयन करता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और युवा को प्रेरित करने में समर्पित किया। उन्हें असली आनंद इसमें मिला। मानसिक सुख शारीरिक सुख से ज़्यादा अच्छा होता है, समावेशी होता है, स्थायी होता है, व्यक्तिगत और चिरकालिक होता है, ठीक है। अतः सुख का अर्थ शरीर, मन और आत्मा का संतुलन तथा ऐसे जीवन जिसमें कर्तव्य पालन, परोपकार और आत्मसंतोष हो। जॉन मिल का विचार, एक असंतुष्ट मानव होना एक असंतुष्ट सोल होने से बेहतर है। अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये बुकिस्ट आंसर है, मतलब जहाँ से भी इन्होंने देख के लिखा, व्यवहारिकता नहीं है, ठीक है। आंसर जैसे मान के चलो नंबर तो अच्छे खासे मिल जाएंगे इसमें, मान के चलो 4-4.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे, पर मेरा मानना कि आर्टिफिशियल आंसर है, आप एग्जाम में इसको नहीं लिख पाओगे, सिंपल सी बात है भाई, इतना लेवल का। पहली बात तो, दूसरी बात है ना, इसमें जो पूछा है कॉन्टेस्ट, आपके सुख के बारे में पूछा, आपका सुख का क्या था, तो याद करो मैंने उस दिन भी बताया था, जैसे को आईपीएस की मैंने स्टोरी बताई थी। भाई सुख का मतलब ये नहीं होता है कि, हाँ मतलब सुख के लेवल होते हैं, जो यहाँ पे आपने बता दिया, सुख के लेवल होते हैं, आप ठीक है इस लेवल तक ठीक है, उसके बाद अपने लेवल पे बताओ ना। जैसे भाई
आपको जैसे मतलब अब ऐसा नहीं, इसमें आर्टिफिशियल मत जोड़ो भाई। अब जैसे इसमें हिमांशु ने खुद का कोई एग्जांपल नहीं दिया। जैसे मान के चलो कि जैसे मेरे को, जैसे अगर मेरे से कोई पर्सनली बोले भाई आपको किस चीज़ में सुख होता है, तो भाई जैसे मान के चलो मुझे, मान लो पेड़ लगाता हूँ मैं, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि पेड़ का कंजर्वेशन, मान लो कि पेड़ का संरक्षण होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, ठीक है, लोगों को मतलब पेड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरी सुख खुशी इसी में ही है कि मैं पेड़ों को बचाऊं, ठीक है, पेड़ों के संरक्षण में उसमें है, ठीक है, या मान के चलो कि भाई सामाजिक जो बुराई है उसको दूर करने में हो। तो वो आप इंडिविजुअल बताइए, यहाँ पे कहीं पे भी एक एग्जांपल नहीं दिखा आपका कि जो आप बता रहे हो उस चीज़ को। भाई वो साफ सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा है, और सुख क्या है आपके लिए, आप वो बताइए, सुख आपके लिए क्या महत्व रखता है, वो सिंपल सा आंसर दीजिए। इतना उतना जानने की जरूरत नहीं, वो पूछ ही नहीं रहा है इस लेवल पे, वो आपके व्यक्तिगत लेवल पे पूछ रहा है। तो ये चीज़ यार, जितना व्यक्तिगत आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको भाई, स्वाभाविक सी बात है। अरे व्यवहारिक लिखिए, ऐसा नहीं मैं कल आईएएस बनूंगा ये तब मेरा सुख होगा, वो नहीं भाई। आप अभी जीवन में इतने साल जी चुके, उसमें आपने जो सुखों का अनुभव किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या सुख समझते हो, और उसका जो सुख समझते हो उसका एग्जाम्पल दीजिए बस। तो थोड़ा यहाँ समझने की बात ये है, मानव जीवन में नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है, ठीक है। तो ये मैंने बताया भी था भाई, नैतिकता क्या होती है, सही गलत का आपको निर्धारण करते हुए आगे का मार्गदर्शित करती है आपको नैतिकता, ठीक है। लोक प्रशासन में ये और भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। तो 2 क्वेश्चन की डिमांड है। नैतिकता मानव आचरण की दिशा देने वाला वह मानदंड है जो व्यक्ति को सही गलत का विवेक कराता है। ये केवल व्यक्ति के जीवन की गरिमा बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज के सामूहिक कल्याण का आधार भी। चलो बहुत अच्छा लिखा है। आप, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इथिक्स में याद रखना, जैसे यहाँ पे फिर एग्जाम्पल लिखिए, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेंगे। जैसे मानव जीवन नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है, जैसे मतलब स्वाभाविक बात है, जैसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन रखना चाहिए, ठीक है। अब अनुशासन रखोगे तो आपका डेली रूटीन अच्छा होगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा, तो ये ऑटोमेटिक जो ऐसे जो वैल्यूज है, तो ऑटोमेटिक आपका अच्छा जीवन जाएगा ना। सामाजिक, मान के चलो कि जो आप जिस संगठन में हो उसकी नैतिकता का पालन करना चाहिए। जब उस संगठन की नैतिकता का पालन करोगे तो स्वाभाविक बात है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका भी प्रॉफिट होगा, सब कुछ होगा, राष्ट्र का भी प्रॉफिट होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल जरूर लिखिए। फिर प्रोन्नति करने की मानव जीवन में नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है। नैतिकता से प्रोन्नति सत्य, ईमानदारी, व्यक्ति को विश्वास योग्य बनाती है, न्याय व समानता, निष्पक्ष। अब यहाँ एग्जाम्पल लिखिए, ऐसे कोई मतलब नहीं है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, बिना एथिक्स में एग्जाम्पल के आगे मत बढ़ो, कोई मतलब नहीं है। करुणा, सहानुभूति, दूसरी पीड़ा समझने में सहायता। अब यहाँ चाहे मदर टेरेसा ही लिख दो, बस एक ही रीजन, नाम न्याय और समानता के लिए। अब जैसे TN सेशन थे, उन्होंने काम किया, ठीक है। सत्य, ईमानदारी के लिए गांधी का एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है। या जो याद करो, जो कौन था वो जो ES अधिकारी था ना जिसको मार दिया गया था, NHI का उसने घोटाला किया था, क्या नाम था उसका, अरे बताइए, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, हाँ ऐसा कुछ नाम था उसका, सत्यनाथ दुबे या जो भी है, ऐसा ही नाम था उसका। तो ऐसे एक एक एग्जाम्पल लिखिए आप। भावना, बुद्धिमत्ता, उत्तरदायित्व, इच्छाओं पर नियंत्रण कर समाज उपयोगी कार्य। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए आप। लोक प्रशासन में नैतिकता की अहमियत, लोक हित की रक्षा, व्यक्तिगत लाभ की बजाय सार्वजनिक हित, सही है। संसाधनों से सदुपयोग होगा, अच्छा है। साहस व नैतिक निर्णय, दुर्गा शक्ति नागपाल IAS। अवैध खनन, अरे अब इसका एग्जाम्पल मत लिखा करो भाई। अभी ने देखा कि कितना करप्शन में, मतलब 1.5 करोड़ का इसमें फाइन लगा के, जो भी है ये उस टाइम में भी है ना, मतलब यही था कि जब तक अखिलेश का इस पे आशीर्वाद था तब तक तो बची रही, जैसे सरकारें बदली तो ये, मतलब जो भी है, मतलब इसका एग्जाम्पल मत लिखना। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, जिनकी इंटेग्रिटी पे कभी भी डाउट नहीं रहा है, आप उन्हीं का ही एग्जाम्पल लिखिए, फालतू एग्जाम्पल मत लिखिए, नहीं तो आपको तो समझा जाएगा कि आप आपके रोल मॉडल यही है तो आप भी यही करोगे आगे जाके। थोड़ा बचिए, एग्जाम्पल वही लिखिए जिनकी इंटेग्रिटी पे 1% भी डाउट नहीं रहा है। यहाँ पे साहस नैतिक निर्णय के लिए अशोक खेमका का लिखो ना भाई, उन्होंने कितनी बार DLF का घोटाला उन्होंने क्लियर किया था। पारदर्शिता, जवाबदेही, RTI एक्ट, मैसूर मॉडल, ई गवर्नेंस, सहानुभूति व करुणा, COVID-19, इंदौर भुवनेश्वर मॉडल, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, TN सेशन, चुनाव आयोग, निष्पक्ष, इसी दिन मेट्रो कम लागत करना, ठीक है। नैतिकता मानव जीवन में सामूहिक सद्भाव की प्रोन्नति करती है, वहीं लोक प्रशासन में सुशासन, लोक विश्वास, न्यायपूर्ण समाज का आधार बनाती है। नैतिकता युक्त प्रशासन लोकतंत्र के स्वास्थ्य को नागरिकों को सशक्त बना सकता है। थोड़ा निष्कर्ष में और मैच्योरिटी लाइए। नंबर तो आपको मान के चलो पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा व्यवहारिकता से जितना अच्छे लिखोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रक्षा सेवा के संदर्भ में देशभक्ति, राष्ट्र की रक्षा करने, अपना जीवन उत्सर्ग करने तक तत्परता की अपेक्षा करती है। आपके अनुसार ये चीज़ समझिए, दैनिक सैनिक जीवन में देशभक्ति का क्या तात्पर्य, आप बताइए भाई, दैनिक जीवन में आप कैसे राष्ट्र के लिए काम कर सकते हो। उदाहरण से प्रस्तुत करते हुए इसके स्पष्ट करते अपने उत्तर के पक्ष में तर्क भी दीजिए। भाई सिंपल से आपसे अपेक्षा कर रहा है, किसी बुकिश लैंग्वेज से नहीं।
देशभक्ति व नैतिक गुण जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा और समान समर्पण की भावना रखता है तथा राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखता है। ये बात सही है, देशभक्ति यही है। अब जाओ तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया करो, जैसे किसी का नाम दे दो, ठीक है। किसका एग्जाम्पल दो? भगत सिंह का एग्जाम्पल दे सकते हो। देशभक्ति उससे बड़ा क्या हो सकता है? उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए सोचा बलिदान दे दिया। चलो, दैनिक जीवन देशभक्ति का तात्पर्य सत्य, कर्तव्य निष्ठा, कार्यालय व सेवा क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य करना, शिक्षक विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, शिक्षक विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, ठीक है। कानून का पालन, यातायात नियमों का पालन करो, करो का ईमानदारी, कर का ईमानदारी, कर का ईमानदारी से भुगतान करो नहीं, फिर वो ना अलग कर आएगा, कर का ईमानदारी से भुगतान। सामाजिक समझता, त्योहारों पर परस्पर सहयोग व सम्मान होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत मिशन में योगदान, नागरिक सहभागिता, मतदान, जनहित कार्य में भाग लेना, नैतिक नेतृत्व, भ्रष्टाचार विरुद्ध, दूसरों को राष्ट्रीय प्रेरित करना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाना। अब देखो ना, पॉइंट सारे सही है, पर वो भाई आपसे ये पूछ रहा है कि आप क्या करते हो, आपके अनुसार दैनिक जीवन में ऐसे नहीं क्या, तो आपने क्या किया है और आप किस लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। ये व्यवहारिकता नहीं है इस क्वेश्चन में, आप ये चीज़ समझिए। आप अपने लेवल पे सोचो, उस मतलब देखो, जैसे मेरे को पता लग रहा है पढ़ के भाई थोड़ा बुकिश नॉलेज, बुकिश से टापा गया है, तो भाई जो एग्जामिनर होगा उसको नहीं पता चलेगा। तो भाई व्यवहारिक दीजिए, आपने जीवन में खुद आप सोचिए कि आप देशभक्ति को किस चीज़ से जोड़ सकते हो। जैसे भाई मैं खुद मान के चलो ट्रैफिक का नियमों का अगर मैं पालन करूँ, ये भी तो देशभक्ति है, ठीक है। मैं मान के चलो कि सरकारी योजनाओं के बारे में अवेयरनेस करता हूँ, वीकर सेक्शन के मान के चलो उनकी मदद करता हूँ, ये भी तो देशभक्ति है। देशभक्ति के मतलब नहीं होता कि जो राष्ट्र की सीमाओं पे जो डटे हैं वहाँ पे बिंदु, बस वही देशभक्ति है, नो, ठीक है। आप जो कानून है उनका पालन अच्छे से कीजिए, ट्रैफिक का नियम हो गया, बहुत सारे जितने भी कानून बने हैं उनका अच्छे से पालन कीजिए, ये भी देशभक्ति है। देशभक्ति मतलब ये नहीं होता। तो आप अपने अनुसार सोचिए, मैं समाज में मान के चलो जातिवाद इन सब चीज़ों को बढ़ावा ना दूँ, ये भी तो देशभक्ति है। जो राष्ट्र को जो अखंडित करती है या राष्ट्र को तोड़ने का जो काम करती है, भाई मैं वो काम ना करूँ, जातिवाद को बढ़ावा ना दूँ, सांप्रदायिकता को बढ़ावा ना दूँ, ये है ना भाई। इंडिविजुअल लेवल पे आप सोचो ना, तो ये थोड़ा समझिए। मतलब नैतिक मूल्यों को मैं प्रोत्साहन करूं, जैसे समाज में समरसता, शांति आए, तो ये है देशभक्ति। थोड़ा व्यवहारिक लिखिए। राष्ट्र मौजूदगी केवल सैनिक बल से नहीं, नागरिक मूल्य अनुशासन से भी होती है, जबकि नागरिक को इतना दायित्व निभाते तब सैनिक बलिदान का सार्थक होता है। सीमा की रक्षा कर सैनिक करते हैं, किंतु समाज की नींव को तेरी तो गया दोबारा। तो हिमांशु ने वहाँ पे 2-2 लिख दिया क्या सीमाओं के? अरे तेरी तो भाग गया। पहली बात तो यहाँ पे अपना देखो, मैं फिर बता रहा, क्वेश्चन के अनुसार बढ़ा करो भाई। दैनिक देशभक्ति क्या तात्पर्य है, उदाहरण से प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। आप अपने पक्ष में क्यों मानो भाई, इसके देशभक्ति क्या है तो आप बताना पड़ेगा ना। सीमा रक्षा सैनिक करते हैं, किंतु समाज को सुदृढ़ करना पड़े, नागरिक का दायित्व आता है। सच्ची देशभक्ति वही है जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए अपने छोटे छोटे आचरण नियमों से वंश को, देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे। ठीक है, पर थोड़ा और क्लियरिटी लाइए आप। आधा अधूरा बाद में तुम्हें याद आया कि खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखना है, पहले आप निष्कर्ष लिख दिए, ऐसे काम नहीं चलेगा एग्जाम में। थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच रखिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगला, लोक जीवन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? सिंपल सी बात है, सत्यनिष्ठा एग्जाम्पल दिए, एक उदाहरण दीजिए। आधुनिक काल में इसके अनुसार चलने में क्या कठिनाइयाँ हैं बताइए भाई। प्रेजेंट टाइम में सत्यनिष्ठा का अगर आप पालन करते हो तो कठिनाइयाँ हैं, इन कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं, फिर आपको सोल्यूशन देना है। प्रॉब्लम बतानी है, सोल्यूशन बताना है, ठीक है। सत्यनिष्ठा वह नैतिक गुण है जिसमें व्यक्ति के विचार व वंचन क्रम में सामंजस्य में पारदर्शिता रहती है। लोक जीवन में गुण व्यक्ति को निजी और सार्वजनिक दायित्व में ईमानदारी, निष्पक्षता, विश्वसनीयता के साथ कार्य करने प्रेरणा देता है। ये क्लियर डेफिनेशन नहीं है। अब मैं एक डायग्राम बताता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने कल ही नोट जब बना रहा था तब लिखा था सत्यनिष्ठा क्या होती है। मतलब देखो, आपकी जो खतनी है और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो वचनबद्धता होती है, आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो या जो भी है, तो ऐसे डायग्राम करके सत्यनिष्ठा यहाँ पे दिखा के तो आप दिखा सकते हो सत्यनिष्ठा मतलब जहाँ कथनी करने में अंतर ना हो और जहाँ पे आप वचनबद्धता उनको निभाते हो, जो भी है। मतलब बहुत सारी डेफिनेशन है, पर उसमें एक डेफिनेशन ये भी है, थोड़ा याद रखना। और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए भाई, सत्यनिष्ठा को एग्जाम्पल देके बताइए तो ज़्यादा क्लियर होगा। लोक जीवन सत्यनिष्ठा
क्या ये आपसे पूछा है? क्या समझते हैं? आधुनिक काल में इसके चलने में क्या कठिनाई है? कठिनाई विजय प्राप्त करना। लोग इस पर सार्वजनिक हित को प्राथमिकता, निर्णय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नैतिक साहस। लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का आदर्श पालन करने अपने व्यक्ति जीवन के अपना सत्यनिष्ठा। हाँ, ये उनका अच्छा है। मतलब लाल बहादुर शास्त्री ना, जब बोला कि भाई सब लोग एक दिन का फास्ट रखो, पूरे देश से जब आह्वान किया तो सबसे पहले उन्होंने अपने घर में पालन किया। दूसरी बात कि सब लोग अनाज उगाओ, तो उन्होंने जब प्रधानमंत्री आवास है उसमें भाई उन्होंने खेती की थी। तो मतलब राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए भाई, कथनी करने में अंतर ना हो। आधुनिक काल में सत्यनिष्ठा पालन में कठिनाई क्या है? भ्रष्टाचार व लालच है, आर्थिक लाभ व त्वरित और सफलता। अरे आप समझ नहीं रहे हो। अरे भ्रष्टाचार की समस्या जब कब पनपती है? जब विचार मतलब आदमी का क्या होता है, जब लालच को बढ़ावा मिलता है। लालच का उपभोक्तावाद, लालच कैसे बढ़ती है? उपभोक्तावाद, ठीक है, उपभोक्तावाद। तीव्र आधुनिकीकरण की जो बढ़ती हुई संस्कृति है, उसमें एक दूसरे को लोग क्या करते हैं, कॉपी या जो भी है, मतलब सादा जीवन उच्च विचार का जो मूल्य छोड़कर लोग, जो स्वाभाविक सी बात है कि जो इसमें आधारित रहते हैं कि भाई मुझे कौन सी ब्रांड का कपड़ा पहनना है, कौन सा क्या है, तो उन चीज़ों पे जो ज़्यादा व्यक्ति मानता है, तब वो भ्रष्टाचार करेगा ना भाई। तब समझिए आप, जब जीवन की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हो जाती है, आवश्यकता और आपके पास जो धन है उसमें बहुत बड़ा गैप हो जाता है, तब व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा ना। तो उसके पहुंचने के लिए पहले तो वो व्यक्ति का बेसिक जो स्वभाव होता है आप उसको समझिए। व्यक्ति सादा जीवन उस विचार से दूर चले जाता है, तब जाके भ्रष्टाचार करेगा ना। राजनीतिक दबाव, निर्णय, नीति निर्माण, पक्षपात, सामाजिक प्रलोभन, उपभोक्तावाद, भोगवादी संस्कृति, नैतिकता पालन के नुकसान, प्रताड़ना, स्थानांतरण, कैरियर जोखिम, विशेल ब्लोअर को धमकी, सुरक्षा, सत्यनारायण दुबे केस में। विजय पाने के उपाय, व्यक्तिगत आत्मानुशासन, मूल्य आधारित शिक्षा, नैतिक आदर्श का पालन, सीधे मेट्रो, संस्थागत मजबूत कानून, पारदर्शी तंत्र, पुरस्कार और सुरक्षा। ये पक्का ना धर्मेंद्र जाखड़ का वहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया। सामाजिक सामूहिक जिम्मेदारी, उपभोक्तावाद पर नियंत्रण, नैतिक मूल्यों को मान्यता। ठीक है, पर मैं 12 बता रहा हूँ, आपका आंसर में कोई कमी नहीं है, मैं मानता हूँ, पर आपके मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ आप ये एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप व्यवहारिक बनिए एग्ज़ाम में, जो आप लिख सकते हो तो लिख सकते हो। भाई सबाई सी बात है, विजय पाने की क्या, तो सबसे पहले आदमी को अपनी इच्छाओं का नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है। सादा जीवन उच्च विचार के मूल्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ईमानदारी के मार्गदर्शन पर चलने के लिए आपके मार्गदर्शक होने चाहिए। आपको संविधान के जो प्रति जो प्रस्तावना जो निहित मूल्य है उनकी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए काम करोगे ना, तब आप ये करप्शन नहीं करोगे। अब ये व्यवहारिक नहीं है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। जब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ रियलिटी में इस बच्चे ने इथिक्स को समझा है, अरे उस चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ों को समझ है उसको। तो ये बात समझिए, ये सब है, मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें हैं, परंतु व्यवहारिक आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा जरूरी हुआ सत्यनिष्ठा। ये वही चीज़ होगी कि जैसे वो कौन था षष्ठी देशमुख का हस्बैंड, इथिक्स की बुक तो निकाल दी पर जीवन को इथिक्स में सीखा नहीं। तो यही होगा फिर भाई, आप समझिए इस बात को, यही होगा फिर, आप भी यही करोगे। सत्यनिष्ठा लोक जीवन की प्राण शक्ति है, इसके बिना लोकतंत्र खोखला है। आधुनिक काल की जो नीति गंभीर है, किंतु नैतिक साहस, मूल्य आधारित शिक्षा और संतान सुधार द्वारा इन पर विजय प्राप्त। क्या हो गया? अरे उसने घोटाला किया भाई, 51 करोड़ का फाइन लगाया था कि IAS अधिकारी ने, है ना, वो जो वहाँ पहले था। अब जैसे मूवियों में आप देखते हैं उसका ट्रांसफ़र करा दिया गया, फिर उसकी जगह ये आया। इसने उस 51 करोड़ का जो जुर्माना लगाया था किसी कंपनी पे, इसने 4,000 रुपये का कर दिया, 4,152 रुपये का। अब स्वाभाविक बात है, कहाँ 51 करोड़, कहाँ 4,152, तो स्वाभाविक सी बात है। फिर किसी उसके ड्राइवर ने बताया कि इसने 10 करोड़ रुपये लिए हैं। यही होगा और क्या होगा। अरे यही होता है, क्या बात कर रहे हो, यही होता है। फिल्मों में ऐसे इसलिए दिखाया जाता है, वो हकीकत है समाज की। फिल्मों में ऐसे इसलिए चीज़ें दिखाई जाती है, वो हकीकत है इस समाज की। चलो यही तो मैं सिखाएंगे अपन, जब एथिक्स पढ़ेंगे ना उसमें आता है एक टॉपिक, विवेकशीलता। क्या होता है ना, लोग भाई मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जो आप लोगों को लगता है कि चाहे कोई भी हो, जो ये लोग IAS मतलब IAS बनने के लिए करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़ के विदेशों से यहाँ आके फिर IAS की तैयारी करते हैं, IAS बन जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है देश सेवा के लिए आते हैं? कोई देश सेवा के लिए नहीं आता, सब अपनी सेवा करना चाहते हैं इसलिए आते हैं। हकीकत बात ये है। आप एक से एक मैं एग्जांपल बता सकता हूँ, पर वो ये कि शायद ऑन द रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, पर मुझे इसमें बोलने में कोई नहीं, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ना व्यक्तिगत जीवन से, मैंने लोगों को जो देखा है। मैं बताता हूँ, राजस्थान कैडर में जो याद करो जो 2013 में टॉप किया था, कौन था उसका नाम, 2011 या 12 में जो टॉप किया था राजस्थान का था वो,
और जो आईआईटी का जॉब छोड़ के आया था 5 करोड़ का, निशान जी। नहीं 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 नहीं, अरे उससे पहले 11-12 के दौर में जो फर्स्ट रैंक थी उसकी, अभी राजस्थान के कैडर में ही है वो। अरे क्या नाम है, एक नंबर का करप्टिव पर्सन है वो। जो मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ अभी एजुकेशन बोर्ड में है वो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये तो वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो मतलब 5-5 करोड़ का जॉब छोड़ के इधर आईएएस आए हैं, तो ये उनके एग्जाम्पल है ये रवि सियाग देख लो। अरे भाई ये सब देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, जो ईमानदार ऑफिसर होगा ना वो उसके कार्य दिखेंगे आपको, है ना, उसका नाम नहीं, उसके कार्य दिखेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रख लेना। अगर आप आईएएस बनने के बाद में अगर आप नाम से पहचाने जा रहे हो, नाम मतलब समझ रहे हो ना कि आपकी झूठी फूटी पॉपुलैरिटी है, तो समझ लो ना कि आप अच्छे आईएएस अधिकारी नहीं हो। आपका कार्य जो बताए कि हाँ भाई इस बंदे के कारण जो है ये काम हुआ, इस समाज में सुधार हुआ, वो व्यक्तिगत वो मतलब देखो, मतलब असली आईएएस का मतलब ही ये होता है कि उस पोस्ट पे रहते हुए आप अपना नाम नहीं चमकाओ, मतलब अपने नाम का गौरवान्वित नहीं होना चाहिए, उस पोस्ट का नाम होना चाहिए कि इस आईएएस अधिकारी ने, कि मतलब उस आईएएस अधिकारी ने वहाँ रहते हुए मान के चलो सामाजिक बुराई को, मान के चलो दहेज प्रथा को ख़त्म किया या भ्रूण हत्या को ख़त्म किया। तो वो जो चीज़ है ना भाई, वो जो ख़त्म किया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका नाम क्या है, आप मतलब अभी जो आईएएस अधिकारी में क्या है कि यही तो है ना कि व्यक्तिगत अपने नाम को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। अरे रियलिटी में आईएएस बनने का मतलब ये है ही नहीं। आपके सामाजिक जो कार्य है, आपके द्वारा जो बदलाव है, वो जो समाज को फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ये फ़ायदा है नहीं कि आप कौन हो क्या हो। अब जैसे मतलब मेरा माना कि ऐसे तो अपने को चलो पता भी नहीं लग पाता है। क्या हो गया? गौरव अग्रवाल। हाँ, गौरव अग्रवाल 2011-12 का टॉपर है वो, फर्स्ट रैंक थी उसकी, सोचो। और अभी मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, अगर हाँ, कोई व्यक्तिगत अगर उसको कोई कर लेना, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, आज वो 100 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति है उसके पास, 100 करोड़ से ज़्यादा। और अभी सोचो कि 10-12 साल हुए हैं, एक नंबर का करप्टिव पर्सन है वो। तो भाई तो समझ लीजिए आप, वो ऐसे 5 करोड़ की नौकरी छोड़ के चली आया था वहाँ से, तो उसको पता ना है कि मैं वहाँ कितना कमा लूँगा जो यहाँ पे मैं 1 साल में कमा लूँगा। तो हकीकत बात ये है भाई। नहीं विश्वास होना तो किसी का कभी कर लेना सर्च गौरव अग्रवाल के बारे में। अभी उसके व्यक्तिगत संपत्ति 100 करोड़ से ज़्यादा, पर वो है कि आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगी, इनडायरेक्ट वैसे अगर कोई व्यक्तिगत आप कोई उसके ऑफिस में काम करता हो, कभी पूछना उसके बारे में, आपको पता लग जाएगा। मतलब मेरा कहने मतलब है कि ये लोग बस झूठी, आपको लगता है कि अरे इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आ गए। समाज में ना पॉपुलैरिटी गेन करने के तरीके होते हैं, पर उद्देश्य इनके वही होते हैं निजी हित। चलो कोई नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि देखो, अगर आपको लोगों को भी ऐसा आईएएस अधिकारी बनना है तो मेरा तो मानना है कि भाई मत पढ़ाई करो। फिर अगर लूटना ही है तो फिर लूटने के तो तरीके बहुत ही है, गुंडे बन जाओ आजकल साइबर फ्रॉड कर लो, बहुत तरीके हैं लूटने के पे समाज को भाई विचार। मतलब खुद सोचिए आप, मतलब जो इस समाज में बदलाव लाने की जो धारा है, अगर वहीं पे बैठ के आप सोचो समाज में बदलाव लाने की जगह वहाँ पे सवाई की बात है, तभी तो दिक्कतें हो रही है ना समाज में। तभी तो यहाँ पे वो चंडीगढ़ में सोचो कि वहाँ पे सीधा वो सरेआम जो चंडीगढ़ का सोचो कि वो अधिकारी तो था, वो जो नगर निगम में घोटाला हुआ था चंडीगढ़ में, सरेआम वोटिंग बीजेपी के पक्ष में कर रहा था। तो ये कौन लोग हैं जिनकी सत्यनिष्ठा है ही नहीं, जो सत्यनिष्ठा बिक जाती है जिनके पैसों के नाम पे, तो कौन है ये? ऐसे ही तो अधिकारी होते हैं वो। तो सोचिए, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, देश के लिए, संविधान के लिए खतरा है, वो क्या मतलब है ऐसे अधिकारियों का? तो हकीकत बात तो यही है ना। चलो कोई ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के साथ सदैव उनको अपने आप में लक्ष्य मानकर व्यवहार करना चाहिए, कभी भी उनको केवल साधन नहीं मानना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सबसे बेस्ट है क्लिनिकल ट्रायल पे जो होता है। अरे बहुत बड़ा रैकेट है ये। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आपको व्यक्तिगत शौक हो ना हो, पर ना वेब सीरीजें देखा करो। मतलब आपको ना इथिक्स में, जैसे आजकल है ना, वो गया ज़माना जो सोशल रिलेटेड ऐसा पूछते थे केस स्टडी, आजकल लोग फाइनेंशियल फ्रॉड इस टाइप की केस स्टडी पूछते हैं, नेशनल डिफेंस में रिलेटेड कोई चीज़ें हैं। तो आपको अगर थोड़ा वेब सीरीज देखोगे ना तो डिफरेंट मतलब मेरा माना देखना चाहिए। मैं तो अभी एक भी मूवी नहीं छोड़ता हूँ, नहीं वेब सीरीज छोड़ता हूँ, जो भी है मेरे पर मेरा माना है कि अगर पूरा तो नहीं, पर जहाँ पे कुछ अच्छे टॉपिक होते हैं उन पर देखा करो। क्योंकि जो वेब सीरीज बनती है ना, किसी बुक पे बनती है, ठीक है, या कुछ रियल घटना होती है उस पर बनती है, तो एक आइडिया मिलता है। मतलब तो ये क्लिनिकल ट्रायल वाला होता है। इसमें ये होता है कि जैसे
बहुत सारे लोगों को ना आज भी, तुम्हें क्या लगता है आज भी चलता है? जैसे मान के चलो कि किसी को बुखार हुआ, ठीक है, पता लगा उसकी किडनी गायब हो गई, जैसे आपने अखबारों में पढ़ा होगा। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि किसी दवा का एक्सपेरिमेंट करना है तो स्वाभाविक सी बात है, R&D के लिए तो अब देखो कितना भी आप चूहों सर वो ये नहीं, हमारे MD में 11 बच्चों की जो मौत हुई है, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो इलीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हाँ, वही बता रहा हूँ, और वो अननोन तरीके से होता तो वो गलत है। वो कर लेते हैं। देखो एक तो होता है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कोरोना काल में भी आपने देखा होगा, ठीक है, परमिशन भी लेते हैं, मतलब उनको हाँ, और पैसे मिलते हैं, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, अगर डेथ हो जाती है सब कुछ होता है, वो एक तरीका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो दूसरी बात, मतलब क्या होता है कि जब अनुमति लेके की जाती है तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परंतु ये चीज़ याद रखना, जब बिना व्यक्तियों का, जब मरीज होता है उनको पता ही नहीं होता, उन पे ट्रायल कर दी जाती है दवा, बहुत सारी बार मर जाते हैं लोग, उनको क्लेम भी नहीं मिल पाता, तो वो सब दिक्कत है। तो ये उसी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी बात, उस टाइम क्या होता, जम्मू कश्मीर में एक बार पुलिस वालों ने यूज़ कर लिया था। एक मिनट रुको। अब देखो, मैं बताता हूँ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था ना, 2016-17 की घटना, शायद मैं यहीं पे था उस टाइम दिल्ली में। तो क्या होता, वहाँ पे दंगे हो रहे थे, है ना। अब दंगे हो रहे थे तो स्वाभाविक सी बात है कि एक अपराधी पकड़ में आ गया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि अब स्वाभाविक सी बात है, वहाँ की जो लोकल जनता है उसको लीडर मान रही थी अपना, ना, और पुलिस वाले उसको आतंकवादी मान रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जनता उनको चारों तरफ से घेर ली, पुलिस वालों को। अब स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस वाले भाई अपनी भी जान बचानी है, तो उन्होंने क्या किया था कि गाड़ी के आगे उस अपराधी को, जो भी है, गाड़ी के आगे ऐसे बांध दिया था उसको। तो इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इस चीज़ का, ये चीज़ याद रख लेना। तो क्योंकि अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया ना, ये देखो, ये लाइन पढ़ो, मनुष्य के साथ सदैव अपने आप में लक्ष्य मानकर व्यवहार करना चाहिए, कभी भी केवल साधन नहीं। अब उसको सोचो, उसको साधन माना वहाँ से निकलने का, तो वो गलत है ये चीज़। तो एक क्लिनिकल ट्रायल वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पे ये एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको, ठीक है, जहाँ पे मतलब मनुष्य का यूज इस तरीके से किया जा रहा है। सबसे बढ़िया पॉलिटिक्स में देखो ना, पॉलिटिक्स में क्या होता है, मतलब उनको पता है कि एक दिन पहले उनको दारू पिला दो और वोट मिल जाएगा, तो ये खतरनाक चीज़ है, ठीक है। दूसरा जो आप ये PCPNDT एक्ट है, उसका जो होता है वायलेशन, सोचो इतना बड़े लेवल पे होता है। तो मतलब कहने की चीज़ें हैं, हकीकत है। तो ये आधुनिक तकनीकी आर्थिक समाज में इस कथन के नियता तो उल्लेख करती है, इसका अर्थ और महत्व स्पष्ट किया। अब देखो ध्यान समझना, तकनीकी तो मैंने बताया दिया, PCPNDT एक्ट, क्लिनिक ट्रायल हो गया, सामाजिक भी बताना आपको, आर्थिक समाज में कैसे यूज होता है। तो ऑर्गन जो चोरी होती है, अरे सबसे बढ़िया देह व्यापार जो है, ठीक है, वो सबसे बड़ा है, सोचो। तो यह कथन ईमान कांड की नैतिकता का सार है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित गरिमा और मूल्य है, इसे किसी भी लाभ या लक्ष्य बुद्धि साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। साधन व लक्ष्य का नैतिक भेद, क्या ये क्वेश्चन पूछा है? अरे डायरेक्ट एग्जाम्पल बता के लिखिए आप। दृष्टिकोण, व्यक्ति उपभोग की वस्तु, व्यक्ति स्वायत्त अस्तित्व वाला, परिणाम शोषण, असमानता, अन्याय और गरिमा समाज, ठीक है, बता सकते पर कोई जरूरी नहीं है। मजदूर कल्याण नीति, अब देखिए इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है, आधुनिक तकनीक समाज में कॉर्पोरेट क्षेत्र। ये म्यूट कीजिए, किसकी तरफ से होना ये? कर्मचारी केवल उत्पादन के साधन नहीं बल्कि मानव संसाधन का रूप है, CSR और कर्मचारी कल्याण नीति। युवराज, ये किसका है जो म्यूट कर लो अपनी तरफ से, ठीक है। प्रशासन, जनता केवल वोट बैंक नहीं बल्कि सेवा को उद्देश्य के रूप में देखना। तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, डेटा का प्रयोग मानव कल्याण हेतु, ना कि निजता का भंग करने के लिए। स्वास्थ्य क्षेत्र, मरीज का शोध नहीं बल्कि प्राथमिक उद्देश्य माना, मनुष्य साधन ही संयोग लक्ष्य है। जब मनुष्य को उद्देश्य मानते तभी समाज में न्याय, समानता, करुणा का विस्तार होता है। आधुनिक प्रशासन के लिए सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो अब इसमें अब जैसे जो मैं एग्जांपल बताया वो ज़्यादा लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई, क्लिनिक ट्रायल लिखना वो बहुत ज़रूरी है, उसमें होता है ये चीज़। चलो कोई नहीं। ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा कमजोर और व्यर्थ है। देखो अब इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा, ध्यान समझना।
अरे ना, ये शायद जब भी शायद 2014 क्वेश्चन है ना, 2015 में जब मैं आईएएस की तैयारी के लिए पहली बार हम सर के पास गए थे वहाँ छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने हमें यही पूछा था, यही स्टेटमेंट उठा के पूछा था। तो हमें लगा कि भाई ज्ञान होगा तो फिर वो आदमी में भ्रष्टाचार कैसे होगा। उल्टा याद रखना, जब ज्ञान होता है ना तो और ज़्यादा खतरनाक आदमी हो सकता हो। ये वही क्वेश्चन है। तो उन्होंने मेंस लिखा था उस टाइम, इंटरव्यू दिया था। ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा कमजोर और व्यर्थ है, परंतु सत्यनिष्ठा के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक होता है। हाँ, ये वही क्वेश्चन था। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आधुनिक संदर्भ में उदाहरण लेते हो अपने अभिमत को स्पष्ट कीजिए। सत्यनिष्ठ, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ों का मतलब समझा करो, अपना ओपिनियन देना भाई। अरे भाई, कल आप खुद सच्चाई देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, व्यवहारिक तौर पे ना आप अच्छे आईएएस अधिकारी नहीं बन पाओगे। आप बन भी जाओगे ना किताबें पढ़ के लिख के, ना जीवन में जब समस्याएं दिखेंगी ना तुम्हारी, तो तुम फिर किताबें खोजने भागोगे क्या वहाँ पे? ये कौन सी किताब में क्या लिखा है, मैं ये सिचुएशन में करूँगा तो क्या करूँगा? अरे ऐसा नहीं होता भाई। तो थोड़ा मतलब मेरा मानना कि देखो, पढ़िए आप कहीं से भी, पर अपनी भाषा में अपने शब्दों का प्रयोग, अपनी समझ का यूज तब देख के भी लिखने में तब फायदा है। सत्यनिष्ठ विचार वचन और क्रम में एक रूपता है, जबकि ज्ञान लक्ष्य तथ्य अनुभव और विवेक का संयोजन है जो व्यक्ति की सही निर्णय लेने में। देखो मैं फिर बताइए, कोई इम्प्रैक्टिकल है। सत्यनिष्ठा बिना ज्ञान के कमजोर, निष्प्रभावी, सकारात्मक व्यक्ति की नीयत सही, नकारात्मक कार्यकुशलता में कमी, परिणाम सीमित। उदाहरण, ईमानदार अधिकारी जो प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं समझता, नीति का सही क्रिया नहीं कर पाएगा। ज्ञान के बिना सचिन ने खतरनाक, अरे उपयोग दीजिए, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु बम निर्माता जिसका ज्ञान नहीं था। अरे सबसे अब्दुल कलाम, ओसामा बिन लादेन का दीजिए ना। सोचो उसके पास ज्ञान था, ईमानदारी नहीं थी, तो सोचो उसने क्या यूज किया अपने नॉलेज का। सीधा सा एग्जाम्पल लिखिए। दोनों का संतुलन नैतिक दृढ़ता का आधार, ज्ञान शक्ति देता है, सत्य दिशा देती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ज्ञानवान वैज्ञानिक सत्य। हाँ, ये एपीजे अब्दुल कलाम का अच्छा एग्जाम्पल है। ज्ञान और सत्य नहीं, यहाँ पे ना 2 एग्जाम्पल दीजिए ना। देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ। हिटलर, अब देखो हिटलर के पास भी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी वर्सेस गांधी जी। गांधी जी के पास भी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी, पर गांधी जी ने देखो सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते भारत को आज़ादी दिलाई। हिटलर देखो विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना, कितने लोगों की जान गई। तो थोड़ा देखो व्यवहारिक एग्जाम्पल लिखिए। यहाँ पे आप एपीजे अब्दुल कलाम और उसका कंपेयर कर सकते हो, ओसामा बिन लादेन का। तो थोड़ा समझिए इन चीज़ों को। ज्ञान सत्य संयोजन श्रेष्ठ नेतृत्व देता है, नीति क्षमता विकसित होती है, आदर्श। अरे नहीं, ये सब व्यवहारिक चीज़ें लिखिए भाई। चलो अगला, जीवन में नैतिक आचरण के संदर्भ में आपके किस विख्यात व्यक्तित्व ने सर्वाधिक प्रेरणा दी? अब ये क्वेश्चन में ना मैं फिर बार बता रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगता है भाई, ठीक है, पर याद रखना प्रसिद्ध पर्सनैलिटी होता है ना। ऐसे नहीं कि मेरे गांव का जो सरपंच है उसके बारे में मत लिख देना भाई। मतलब लिखते हैं, मैं फिर बार बता रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है, ये हकीकत है लोग। इसीलिए ये समझो कि वर्ड का मतलब होता है विख्यात, मतलब जो भाई विश्व प्रसिद्ध हो तो उसका लिखना है। अपने गांव का सरपंच का या चिंटू पिंटू मत लिख देना। उसकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कीजिए, फिर आपको उसका सारांश बताना। जैसे गांधी जी आपने चुना तो गांधी जी का सार दीजिए, उसका शिक्षा बताइए। विशिष्ट उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए कि आप अपने नैतिक विकास के लिए उन शिक्षाओं पर किस प्रकार लागू कर पाए। अरे आपको एप्लीकेशन बताना है। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इन्हें खुद अपनी समझ यूज नहीं की होगी तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा इस क्वेश्चन का। नैतिक जीवन के लिए आदर्श व्यक्तित्व प्रेरणा के स्रोत होते हैं, जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। ये मेरे लिए ऐसा प्रेरणा स्रोत गांधी जी है, जिनका जीवन सत्य, अहिंसा, आत्मानुशासन आदर्शों के आधारित था। सत्य जीवन के प्रति क्षेत्र में पारदर्शिता, ईमानदारी, अहिंसा, शारीरिक हिंसा से परे विचारों व्यवहार में करुणा, सत्याग्रह, अन्याय विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिरोध का नैतिक साधन, सरलता और सेवा, आत्मसंयम, समाजित में जीवन को संपन्न। अरे ये फिर बार बार लिखने की क्या जरूरत है जब ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है। प्रयोग सत्य, परीक्षा में न नकल कर, ईमानदारी नहीं छोड़ी स्वयं के प्रति, ठीक है। सेवा भाव, स्वच्छ भारत मिशन में भाग लेकर अपने क्षेत्र में सफाई कार्यक्रम में योगदान दिया, अगर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अहिंसा व करुणा, मित्र व अधीनस्थ के प्रति संवेदनशीलता पूर्वक व्यवहार सीखा, आत्मानुशासन, समय पालन व संयम से व्यक्तिगत नेतृत्व सुदृढ़ किया। उन्हीं शिक्षा ने मेरे भीतर के विश्वास जगाया कि नैतिक जीवन केवल उपदेश नहीं बल्कि प्रतिदिन का अभ्यास है। इसी प्रेरणा में अपने आचरण में सत्य, करुणा व सेवा को निरंतर आत्मसात करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल बनाई और व्यवहारिक बनाई, आंसर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोक सेवक पर भारी नैतिक उत्तरदायित्व होता है क्योंकि वे सत्ता के पदों पर आसीन होते हैं, सही बात है। लोक निधियों को विशाल राशियों पर कार्रवाई करते हैं और उनके निर्णयों और समाज व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड बना रहा है। ऐसे उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अपनी नैतिक सक्षमता पुष्ट करने के लिए आप क्या कदम उठाए हैं कि आप एथिकल कंपेंट बने। इसके एक बहुत अच्छा वर्ड है इंग्लिश वाला, इसके लिए ये अच्छा वर्ड है, याद रखना। नैतिक दक्षता की नैतिक ज्ञान, मूल्य, संवेदनशीलता और व्यवहारिक निर्णय क्षमता का संतुलन है, जिससे व्यक्ति सही कार्य कर सके। लोक सेवक की निर्णय जनता के जीवन संसाधनों को पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं।
थोड़ा और अच्छे से लिखिए। व्यवहारिक लिखने स्वरूप नैतिक दक्षता, उत्तरदायी लोक सेवक आचरण, निष्पक्षता, ज्ञान, सही निर्णय, संवेदनशीलता, सहानुभूति, आई से दिखा दूंगा शक्ति नापाल। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, इससे बचना भाई। एक टाइम था, एक दौर था, अब नहीं है इसका टाइम, इसका नाम मत लिखिए। नैतिक दक्षता बढ़ाने तो उठाए गए कदम, आत्मचिंतन, प्रतिदिन अपने निर्णय को समीक्षा करें, सत्यनिष्ठ, आत्म जागरूकता, नैतिक अध्ययन, गांधी जी, अब्दुल कलाम जैसे नैतिक व्यक्तित्व का अध्ययन, निष्ठा, करुणा, पारदर्शिता, आरटीआई जैसे तंत्रों का समर्थन, जवाबदेही, सहभागिता, सेवा, एनजीओ में योगदान, सेवा भावना, प्रशिक्षण, सिविल सेवा परीक्षा केस स्टडी आधारित निर्णय प्रशिक्षण, निष्पक्षता आती है इससे। लोक सेवा नैतिक दक्षता केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि नैतिक जीवन शैली के रूप में अपनाने की प्रक्रिया है। लोक सेवा का आत्मचिंतन, करुणा, पारदर्शिता के साथ निर्णय लेते हैं, तभी सचमुच पब्लिक ट्रस्ट को योग्य बनाते हैं। जो भी मतलब हमारा कह रहा मतलब है कि ठीक है, इन्होंने लिखा। पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि लिख रहे हैं, नहीं तो लोग लिखते भी नहीं हैं। पहली बात तो ये बधाई की पात्र है इसके। दूसरा ये कि मतलब मेहनत दिखता है कि इन्होंने रिप्रेजेंटेशन में एटलीस्ट उसमें काम किया है। एग्जाम्पल ठीक है, थोड़ा बहुत जो है, पर मेरा मानना है कि थोड़ा सा हिमांशु आपको व्यवहारिक लिखने का भी प्रयास कीजिए कि आप थोड़ा व्यवहारिक लिख पाओ, तो वो आएगा धीरे धीरे। आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत मारो, थोड़ा अपना उनमें चीज़ों में अपनी जो समझ है उसको यूज करते हुए लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलो अब क्लास करते हैं।